नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि करंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हमें दिखाई देता है क्योंकि निफ्टी फिफ्टी तो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से 300 या 400 पॉइंट ही हमें गिरावट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें इकोनॉमी थी तो इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इन्हीं सवालों के जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूं। और इसी वीडियो में निफ्टी फिफ्टी का वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप करंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो बात है जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें ऐसे स्टॉक जो कि ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। वॉलेटाइल मार्केट हो या ना हो, फिर भी ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेहतर होता है क्योंकि यह स्टॉक मार्केट है। कभी भी वन साइड तेजी या वन साइड गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। बाउंस बैक जरूर देखने को मिलता है अगर कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भाग चुका हो, भले ही वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन वहां पर करेक्शन देखने को मिल ही जाता है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल ही जाती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहूंगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफी शानदार आए थे और स्टॉक देखते ही देखते 4000 तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, करेक्शन देखने को मिला और देखते ही देखते स्टॉक हमें 3400 के आसपास भी आता हुआ नजर आया था। तो ये सारी चीजें मार्केट में होती रहती है। फंडामेंटल्स ब्रिटानिया के स्ट्रांग है, फिर भी स्टॉक नीचे आया था क्योंकि शेयर मार्केट है। करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और वापस शेयर में तेजी आना, ये सारा स्टॉक मार्केट का काम है। तो इसीलिए रनअप स्टॉक्स को अवॉइड करना बेहतर होता है और जो स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, जो करेक्शन पे मिल रहे हैं, वहां पर हमें बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना अच्छा रहेगा जो कि अपने 52 वीक हाई से दूरी बनाकर रखे हो, जो कि तेजी दिखाई दी हो लेकिन उसके बाद वापस थोड़े से करेक्शन पे हमें अवेलेबल हो। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट इतनी दौड़ चुकी है, ऐसे स्टॉक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर आपको ढेरों स्टॉक मिल जाएंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और आपको नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इंश्योरेंस सेक्टर पिछले कुछ दिनों से हमें करेक्शन में मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों नहीं, पिछले कुछ हफ्तों से यहां पर करेक्शन में दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारे स्टॉक्स हमें करेक्शन में मिल रहे हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गैस सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमें एमजीएल मिल रहा है, आईजीएल मिल रहा है, पेट्रोनेट एलएनजी मिल रहा है, यहाँ पर भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, यहाँ पर भी आप नजर डालने के बारे में सोच सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे स्टॉक ढूंढे जो कि करेक्शन में मिल रहा है, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें इसके फंडामेंटल्स के साथ। यहाँ पर सस्ते शेयर्स ढूंढने के चक्कर में फंडामेंटल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छे शेयर्स को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी आप कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो यहां पर अवॉइड बाइंग ऑल एट वंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे पैसे एक ही साथ आपने मार्केट में लगा दिए हैं। कीप कैश इन हैंड, कैश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और करंट मार्केट में तो कैश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मार्केट का पोटेंशियल है, अपसाइड मुझे कंपेरेटिवली कम दिखाई दे रहा है जितना यहाँ पर डाउन साइड की पोटेंशियल है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी मार्केट पहुंच चुका है और इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय कि यहाँ पर और भी तेजी है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर गिरावट के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कोरोना वायरस का रीज़न है। हालांकि कोविड-19 का ग्राफ हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और भगवान करे ऐसा ही हो, कोविड-19 का ग्राफ नीचे ही आना चाहिए। लेकिन हमने पहले भी देखा यूरोपियन कंट्रीज में भी ग्राफ नीचे आया था, लेकिन वापस वो ग्राफ हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो ऐसी न्यूज़ आई थी, लेकिन कन्फर्म भी हो चुका है कि कई यूरोपियन कंट्रीज ने लॉकडाउन को री इम्पोज भी कर दिया है। तो इसीलिए संभलने की जरूरत है। अगर दूसरे इवेंट की बात करें तो पॉलिटिकल इंडिया आने वाला है, यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं और यूएस के इलेक्शंस में दो कैंडिडेट दिखाई देते हैं और पोल्स के हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर हारते हुए नजर आ रहे हैं और जो बिडेन जीतते हुए नजर आते हैं। ये भी बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है और स्पेशली इंडिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो करंट यूएस के प्रेसिडेंट हमें दिखाई देते हैं, उनके साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो उसके साथ वापस वैसे ही फ्रेंडली रिलेशन बनाना थोड़ा समय ले लेता है। तो ये भी एक छोटा सा सेटबैक है। बहुत बड़ी गिरावट का यहाँ पर ऐसा संकेत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स इंडिया के लिए एक सेटबैक हमें ये दिखाई देता है। नेक्स्ट रीजन अगर बात करें तो मार्केट बहुत ही वॉलेटिलिटी में दिखाई दे रही है। बहुत ही वॉलेटिलिटी तो साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ओवर वैल्यूड हमें दिखाई दे रही है। हिस्टोरिकल पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फिलहाल 34 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अपने ऑल टाइम जितना भी पहले हमें पी रेशियो देखने को मिला था निफ्टी फिफ्टी का, उसी के आसपास हमें पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उसके भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये भी ऑफकोर्स कोई अच्छी साइन नहीं है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संभल कर रहने की हमें जरूरत दिखाई देती है।
और अगर बात करें यहाँ पर दूसरे कुछ सिचुएशन के बारे में, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आर्मेनिया का हमें वॉर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट में तेजी की बात करें तो और भी अगर लिक्विडिटी हमें इन्फ्यूज होती हुई नजर आएगी तो ऑफकोर्स तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो स्टिमुलस पैकेज की बात की जा रही थी उसे भी यहाँ पर हमें टालते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस का जो स्टिमुलस पैकेज है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका स्टिमुलस पैकेज की जो साइज है वो बहुत ही बड़ी है कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर हलचल मचा सकती है और सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यूएस के जो स्टिमुलस पैकेज है वहीं पर हमें देरी दिखाई दे रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कैश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको घबराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूं। यहां पर ऐसा मत समझिए कि इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर देना है। यहां पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली शुरू करना है, कंटिन्यूसली आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कीजिए ही मत, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। हर हफ्ते मैं आपको स्टॉक्स बताता हूं जो कि अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक होकर इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर हर एक स्टॉक में जो कि ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा कि कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है जो मैं फिलहाल फॉलो कर रहा हूं, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 23 अक्टूबर 2020 को जो पी रेशियो देखने को मिला था वो 34.37 था। तो ये कोई अच्छा पी रेशियो तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओवर वैल्यूएशन का ये संकेत हमें क्लियरली दिखा रहा है। मार्केट के बड़े प्लेयर एफआईआई और डीआईआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एफआईआई लगातार माल खरीद रहे हैं और डीआईआई लगातार माल बेचते जा रहे हैं। एफआईआई के बारे में बात करें तो मंथ डील डेट उन्होंने 13,500 करोड़ के आसपास का मनी पंप किया है। और अगर डीआईएस के बारे में बात करें तो मंथ डील डेट उन्होंने 15,000 करोड़ के आसपास का मनी यहाँ से सक किया है। तो आप समझ सकते हैं डीआईएस ने ज्यादा यहाँ पर पैसा निकाला है, जबकि एफआईआई ने उसके मुकाबले यहाँ पर कम ही पैसा डाला है। तो नेट अगर बात करें एफआईआई डीआईआई का मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर नेट आउटफ्लो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, निफ्टी 50 में कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, कुछ भी सिग्नल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चलता है, कोई भी यहाँ पर फॉर्मेशन खास होता हुआ नजर नहीं आता है। एकदम यहाँ पर वॉलेटाइल सिचुएशन देखने को मिल रही है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल एक ही रेंज में फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, जो कि 11,800 से करके 12,000 का जोन, इसी लेवल में बार बार निफ्टी 50 हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.08। आप देख पाएंगे ओवरऑल आरएसआई 60 के ऊपर है, तो यहां पर काफी फिर भी स्ट्रेंथ कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है वो है यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर। लेकिन पिछले काफी दिनों से जो हिस्टोग्राम बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है 12,257 का लेवल, मीडियन है 11,681 का लेवल, लोअर बैंड है 11,105 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 11,200 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 12,046 यानी कि 12,000 का ओवरऑल लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 10,800 के आसपास का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं वीकली चार्ट्स पर, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे काफी कम यहां पर ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। ओपनिंग हुई, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, वापस तेजी देखने को मिली, लेकिन वो तेजी भी ज्यादा टिक नहीं पाई थी और वापस गिरावट देखने को मिली और ओपनिंग से थोड़ी सी ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बॉडी काफी कम होती हुई नजर आ रही है, ज्यादा मूवमेंट हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी होता है इंट्राडे बेसिस पर होता है और वापस जहां पर ओपनिंग होती है उसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ज्यादा यहां पर हमें निष्कर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जो कि दर्शा रही है कि यहां पर ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर तेजी देखने को मिले उसके बाद डोजी देखने को मिले तो वो दर्शा रहा है कि यहां पर गिरावट आ सकती है। और अगर गिरावट देखने को मिले और बाद में डोजी देखने को मिले तो यहां पर हमें तेजी के संकेत दिखाई देते हैं। और फिलहाल तेजी के बाद हमें डोजी दिखाई दे रहा है, यहां पर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट के चांसेस दिखाई देते हैं। वीकली मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो वीकली मूविंग एवरेजेस पर सपोर्ट बनकर आता है वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है 10,800 10,900 के करके। अब देख पाएंगे जो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो 10,900 का लेवल। जो 50 वीक्स की मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन, वो 10,984 के आसपास है। और जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो 11,200 के आसपास बनकर आता है। तो 10,900 के आसपास हमें दो यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और 10,800 के आसपास हमने देखा पिवट पॉइंट का सपोर्ट
सपोर्ट भी दिखाई देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो 10,800 10,900 से 11,000 का जो पूरा लेवल है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिड टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। और अगर एकदम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें हमेशा दिखाई देता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 11,732 के आसपास का लेवल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हमें ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आप सोच रहे हैं ऑलरेडी निफ्टी काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है, 7,500 से 12,000 तक पहुंच चुका है, अगर आप यहाँ पर सोच समझकर सोचने की यहाँ पर आप कंडीशन को यहाँ पर थोड़ा सा वाइडली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रैली 7,500 से करके 12,000 की देखने को मिल रही है उसमें सारे सेक्टर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमें नीचे के लेवल्स पर ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है, चुनिंदा स्टॉक्स है जिसके कारण यह हमें निफ्टी फिफ्टी बहुत ही ऊपर जाता हुआ नजर आता है। सबसे पहला स्टॉक यही रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी फिफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। और जब पहले वो हमें निफ्टी फिफ्टी पहले जब 12,400 के आसपास का था तब वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 1,600 के लेवल पर था, लेकिन फिलहाल वो 2,300 के आसपास पहुंच गया था। तो ऑफ कोर्स यहां पर निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिले, उसके पीछे रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। और आईटी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो सबके सब एकदम रॉकेट होते हुए नजर आते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे सेक्टर्स के बारे में बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स आप देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 1900 के लेवल के आसपास, 1700 के लेवल, माफ कीजिए 1700 के लेवल के आसपास का था, फिलहाल 1400 के आसपास दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक 750 800 के आसपास का था, फिलहाल 500 के आसपास दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दूसरे जो भी हमें स्टॉक्स दिखाई देते हैं जनरली नीचे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 की अगर बात करें तो स्पेशली ये रिलायंस और आईटी सेक्टर की वजह से ही ज्यादा तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको कई स्टॉक्स यहां पर मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।